undertaking in the interest of the toiling masses. Thank you. Thank you. Sri George Fernandez. Sri George Fernandez. अध्यक्ष जी, मुझे इस विधेयक का क्या मतलब है यही समझ में नहीं आ रहा है। एक माननीय सदस्य ने यहाँ पर अभी सुझाव दिया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। मैं उस सुझाव का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस विधेयक का औचित्य के बारे में मैं समझता हूँ कि कुछ अधिक गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और उस स्टैंडिंग कमेटी में संभव है। मैं इसलिए बात को कह रहा हूँ अध्यक्ष जी कि अगर आप विधेयक की ओर नज़र डालें और उसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस वगैरह के तरफ अगर देखें, तो ऐसा एक आम समझ इस बैंक के बारे में, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बनी रही है कि जो बीमार उद्योग हैं या बीमारी की ओर जा रहे जो उद्योग हैं, इन्हें बचाने के लिए बनाया हुआ ये बैंक ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर इसका पूरा कार्य को हम लोग देखें, और आज भी जो जानकारी सदन के सामने अनेक सदस्यों ने रखी है, और बैंक का अगर आप बैलेंस शीट देखें तो उससे भी आपको पता चलता है, तो अध्यक्ष स्थिति यह है कि कुल मिलाकर आज बीमार उद्योग क्षेत्र में इस बैंक ने, और उसमें भी बड़े और मध्यम श्रेणी के लार्ज एंड मीडियम उद्योगों को दिए हुए कुल ऋण की मात्रा है 387 करोड़ रुपए, और कुल मिलाकर जितने कंपनियों को ऋण दिया है उनकी संख्या है 309। अब उसमें अगर आप बारीकी में जाएंगे, जहां 309 कंपनियां और 387 करोड़ रुपए का आवंटन, तो औसतन आपको ये पता लग जाएगा कि 1 करोड़ रुपया और कुछ एक कंपनी के हिस्से में है, और अधिकतम कंपनियां ऐसी हैं कि जिनको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपया इस बैंक की ओर से दिया गया है। लेकिन एक सुपर स्ट्रक्चर है इसका भी, ये भी एक कंपनी है, ये भी एक कॉरपोरेशन है, इसके ओर से भी बहुत कुछ काम हो रहा है। ऐसा तो भले उसको चलाने वाले लोगों के दिमाग में बात रहे, लेकिन देश में बीमार उद्योगों की जो हालत है और उनके बारे में अभी सरकार की बनी हुई जो नीति है, अगर उसके तरफ हम लोग अपनी नजर डालें तो इस बैंक का बने रहना, या जैसे एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि ये भी बीमार हो गया है, तो इसका बीमार होना या ये बैंक न बना रहना, इससे कोई देश के औद्योगिक क्षेत्र में फर्क पड़ना है, ये मुझे बात नहीं जचती है। अब मंत्री जी ये बात को बार बार कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपया इसमें अभी हम पूंजी डालेंगे, 200 करोड़ अभी उसकी पूंजी है, जिसमें से 199 करोड़ और कुछ लगाई है, और अब उसको हम 1000 करोड़ तत्काल करेंगे, फिर आगे जाकर उसको 2000 करोड़ करने का भी उनका इरादा है। लेकिन अगर वो इरादा हो तो वो इरादा और इस बैंक का जो मकसद है, वो मकसद उसमें कहां रिश्ता जोड़ा जाता है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। जब बीमार उद्योग के बारे में आपकी बनी हुई एक पहले से नीति है, उस नीति के अंतर्गत जैसे अभी 2 रोज पहले यहां पर कपड़ा मंत्री ने, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने एक लंबा निवेदन पढ़ा। उस निवेदन में उन्होंने यह बताया कि जब तक जमीनें नहीं बेची जाएंगी तब तक कुछ होना नहीं है। जमीनें बेचने के लिए, जैसा मुंबई के बारे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे रही है, हमसे हां कह रही है लेकिन बाद में ना कर रही है। हर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या आ सकती है, और जमीनें बेचकर कहां तक उद्योगों को फिर से जिंदा रखा जा सकता है, यह भी एक बात है। जमीनें बेचकर वहां के कर्मचारियों का तनख्वाह देकर उनको घर भेजने वाली अगर बात हो, तो फिर जिनकी वो जमीनें हैं उनका उस जमीन पर कितना अधिकार रहना चाहिए, अनेक ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसलिए जब आपकी एक नीति बनी है आज के दिन कि बीमार उद्योग बीमार पड़े मर जाए, लेकिन अब सरकारी पैसा, क्योंकि जो विश्वीकरण हम लोगों का हो गया है, और इस विश्वीकरण के अंदर हमारे अर्थव्यवस्था का तो बीमार उद्योग के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि विश्वीकरण की जो पुजारी लोग हैं, वो अमेरिका में हो, वो विश्व बैंक में हो, या वो हिंदुस्तान के सरकार में हो, तो विश्वीकरण के पुजारियों का यह कहना होता है कि जो टिक सकता है कंपटीशन में वो टिका रहे, जो नहीं टिक सकता है वो मर जाए।
एग्जिट पॉलिसी केवल कर्मचारियों के लिए नहीं है, एग्जिट पॉलिसी तो उद्योगों के लिए भी है। टिक सकते हो तो टिके रहो, वरना मर जाओ। तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जी, मैं इस बैंक का औचित्य को नहीं समझ रहा हूं। एक और कारण है जिससे मैं इसका औचित्य को नहीं समझ रहा हूं, और वो ये है कि देश में कुल जो बीमार उद्योग हैं उसमें छोटे उद्योगों की संख्या, अभी जो आपने अपने इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया पिछले कुछ दिन के पहले वित्त मंत्री जी, उसके मुताबिक कुल बीमार उद्योगों की संख्या है 2,71,206। इनमें से छोटे उद्योग हैं जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके कहा जाता है, वो है 2,68,815। और नॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी हम वो लार्ज एंड मीडियम जिनको आपने 309 करोड़ रुपया दिया है, तो ये लार्ज एंड मीडियम की जो संख्या है वो है 1,915 करोड़ रुपये। अब अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है, बैंकों के पास जो इन उद्योगों ने जो बीमार हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, ये सरकारी आंकड़े ताजे, तो बैंकों से इन्होंने लिया हुआ जो कर्ज है और जो बैंकों को वापस मिलने की उम्मीद इस क्षण कम से कम नहीं है, वो रकम है अध्यक्ष जी 13,739 करोड़ रुपये। 13,739 करोड़ रुपये, यानी इस बैंक का जो कुल पूंजी दी गई है बीमार उद्योगों को, उसका 3%, ये होता है उसका 3%। तो 13,739 करोड़ रुपए में से ये जो 2,68,000 करोड़ और कुछ 100 लघु उद्योग हैं, उनको दी है रकम 3,547 करोड़ रुपए। आप यहां 309 करोड़ की बात कर रहे हो। और ये जो 1,919 मध्यम और बड़े उद्योग हैं, उनको कर्ज के तौर पर दी हुई रकम है 8,739 करोड़ रुपए। तो ये मामला होता है 10,000 करोड़ों का, और यहां आप 300 करोड़ की 500 करोड़ की बात कर रहे हो, उसके लिए एक संस्था बनाकर रखे हो। 13 साल से संस्था चलाकर ये संस्था खुद ही बीमार होकर पड़ी है, और आज इसको एक नया स्वरूप अगर देना है, तो उस नए स्वरूप के साथ अगर आप एक नया बैंक बनाने जा रहे हो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक और संस्था बनानी है, एक नाम है तो उस नाम को चिरायु रखना है, और इसलिए एक संस्था बनानी है, या कोई लोग हैं नजर में जिनको वहां पर बना रखने की इंतजामी करनी है। अगर ऐसी सारी बातें आकर हम लोग ऐसे संस्थाओं को बनाने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे वो उसका औचित्य समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं फिर अध्यक्ष जी उन साथियों का, उन सदस्यों का इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे आप स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, वहां संपूर्ण इसके आवश्यकता, इसकी औचित्य, ये सारी चीजों की बहस हो जाए, और उसके बाद यह सदन तय करे कि इस प्रकार का एक और संस्था को निर्माण करना है, या आज जो संस्थाएं हैं उन्हीं के जरिए जो भी होना है, और जो नीति आप चला रहे हैं, ये नीतियां जहां बर्बादी के लिए हम लोगों को ले जाएंगी, वहां ले जाने तक, जहां तक उसको चलना है उसको चलाने दिया जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर।